इकोनॉमिक्स के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसका बेस होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स हैं वो कंसेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: कंज्यूमर, फिर प्रोड्यूसर, मार्केट स्ट्रक्चर, फैक्टर्स एंड वेलफेयर। जब इन 5 यूनिट को आइसोलेशन में देखो तो यूनिट्स कठिन लगती है। आज के इस वीडियो में हम एक यूनिट ऐसी ही लेने वाले हैं जिसे हम प्रोड्यूसर थ्योरी कहते हैं। मतलब एक तरफ फर्म्स होती है, एक तरफ हाउस होल्ड्स होते हैं, मतलब एक तरफ सेलर्स होते हैं, एक तरफ बायर्स होते हैं। तो हम इस वीडियो में प्रोड्यूसर तरफ की चीज़ों को समझेंगे और इससे हम कनेक्ट करके देखेंगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि कॉस्ट कर्व, रिटर्न्स टू स्केल, डुअलिटी, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और ये एग्जामिनेशन के वाइटल है, मतलब एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप एमए एंट्रेंस इकोनॉमिक्स की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बात करें, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में इतना मैथमेटिकल नहीं आता बट थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो भी मांगता है। और आरबीआई ग्रेड बी, डीईपीआर, यूजीसी नेट जैसे इकोनॉमिक्स में भी ये थ्योरीज और ये नाम आपने काफ़ी टाइम सुने ही होंगे। अब सबसे पहले हम इसकी जब शुरू करें तो हम सबसे पहली चीज़ समझें कि ये जो प्रोड्यूसर थ्योरी है ना, ये रैंक मेकर है, मतलब इससे रैंक बनती है। सीधा आपको अगर टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अगर आप एमए एंट्रेंस की बात करें, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है। कॉस्ट प्लस आउटपुट प्लस चॉइस, ये होता है प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो एक प्रोड्यूसर है, फैक्ट्री को आप इमेजिन कर लीजिए पूरे वीडियो के लिए कि एक फैक्ट्री है, उसमें हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम इसको समझते हैं। तो फैक्ट्री की कॉस्ट, फैक्ट्री से निकलना, मान लो कपड़े की फैक्ट्री है तो आउटपुट हो गया। चॉइस मतलब चॉइस ऑफ गुड्स जो कि मार्केट में बिकने वाले हैं, ठीक है। अब वाई एमए एंट्रेंस लव दिस, क्यों एमए एंट्रेंस के एग्जामिनेशन इसको बहुत पसंद करते हैं? पहला है प्योर मैथमेटिक्स है, प्लस इंट्यूशन पे काम करता है, मतलब आपको लॉजिकल चीजें पूछेगा जिससे आपकी टेस्ट हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्लीन फॉर्मूलाज है, 2-4 नंबर के न्यूमेरिकल आपको मिल ही जाएंगे हर बार। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी डीएससी जेएनयू के पास्ट ईयर पेपर में देखें और ये लगातार रिपीट भी होते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करते रहना एक कोई आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर आउटपुट को मैक्सिमाइज करना एक गिवन कॉस्ट के लिए। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरी कॉस्ट है 100 रुपये, तो कॉस्ट अगर मेरी कम नहीं हो सकती तो मैं आउटपुट को ही मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा। पर अगर मेरा मार्केट लिमिटेड है तो मुझे कॉस्ट रिड्यूस करनी होगी। यही दो चीजें इसमें कहने की है। इसमें की वेरिएबल्स क्या है? इनपुट्स हैं, इनपुट्स में लेबर एंड कैपिटल लेते हैं जनरली, और कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ क्लॉथ या शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो उसकी जो मशीन है वो फिक्स्ड हो गई, पर उसमें जो कपड़ा लगने वाला है, बिजली का बिल है या लेबर है जो मशीन चला रहा है, वो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। फिर टाइम होराइजन की बात करें, शॉर्ट रन की बात करें या लॉन्ग रन की बात करें, तो ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है इकोनॉमिक्स में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से है, ठीक है। एग्जाम की फिलॉसफी समझते हैं। अगर आपको ग्राफ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई तो आधे नंबर आपके पक्के, और फॉर्मूला हो गया तो बाकी का आधा पक्का, ठीक है। एम एंट्रेंस के बारे में मैंने आपको ये चीज बता दी। अब शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन कॉस्ट को समझते हैं, ठीक है। वन इनपुट फिक्स्ड, ऑल इनपुट्स वेरिएबल। शॉर्ट रन में क्या होता है? कैपिटल फिक्स होती है, शॉर्ट रन में आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब मशीन कल को कल बदल नहीं सकते। जैसे इंडिगो की अभी क्राइसिस हुई थी, तो ऐसा नहीं कि दूसरी जो एयरलाइन कंपनी है वो फटाफट प्लेन खरीद के ले आई। अब भाई प्लेन खरीदना, एक्टिवा थोड़ी ना खरीद रहे, बाजार जाए और खरीद के ले आए। तो ये कैपिटल फिक्स्ड है। लेबर वेरिएबल है, आप उसको ऐड और डिडक्ट कर सकते हो। और क्लासिकल यू शेप्ड कर्व बनता है एवीसी और एमसी का, ठीक है। अब इसमें की टर्म्स क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है दोनों को मिला के, फिक्स प्लस वेरिएबल, ठीक है। अगर आप यहाँ एवरेजेस की बात करें, यहाँ पे फॉर्मूला देख लें, बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एचएल आहूजा और बाकी सारी बुक्स में भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें तीनों की हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन क्वांटिटी। नाउ इंपॉर्टेंट रूल फॉर ग्राफ क्या है कि जब एमसी कट्स एवीसी एंड एटीसी एट देयर मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन क्या है? जब एमसी राइज होगा तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होंगे और यू शेप्ड कर्व बन जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की इस टाइप से कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट की जाती है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने कई बार वर्ड सुना होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाइना के केस में हम समझते हैं, मतलब बेनिफिट्स ऑफ लार्ज प्रोडक्शन। आप इतना ज्यादा प्रोड्यूस करो कि आप उतना ज्यादा प्रोड्यूस करने पे आपकी जो कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है वो बाकी किसी के पास वो एडवांटेज नहीं होता।
उसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब जब हम स्केल करते हैं और लार्ज प्रोडक्शन होता है, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं उसे हम ये चीज बोलते हैं। अब शेप ऑफ लॉन्ग रन एसी कर्व, तो यहाँ पे ये क्या रिवील करता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री को रिवील करता है। लॉन्ग रन में देखते हैं ऑल इनपुट्स वेरिएबल है, मतलब लॉन्ग रन में मशीन भी बदल सकते हैं, लेबर भी बदल सकते हैं। फर्म चूज ऑप्टिमल प्लांट साइट, तो जहां पे भी प्लांट ऑप्टिमल प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एक मशीन है 8 घंटे चलती है और मान लीजिए 500 शर्ट बनाती है, तो वो ऑप्टिमल है, तो फर्म्स लॉन्ग रन में उस ऑप्टिमल पॉइंट तक पहुंचना चाहेंगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है फास्टर देन इनपुट्स, तो जितने इनपुट्स लगते हैं उससे कई गुना ज्यादा आउटपुट बढ़ता है। इसीलिए चाइना में आप देख सकते हैं कि लेबर, टेक्नोलॉजी, हर चीज एक समय के बाद लिमिटेड हो गई, पर चाइना इज नोन एज सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, जो भी वो बनाता है पूरी दुनिया के लिए बनाता है। तो बल्क परचेज, टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन, मान लीजिए मैं कोई एक एक्टिविटी करता हूँ, ठीक है, अब मेरी क्या एक्टिविटी है, मान लीजिए वो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा शर्ट को कट करने का काम है। अब मैं दिन में 5000 शर्ट सिर्फ कट कर रहा हूं, तो आप समझो मेरा स्पेशलाइजेशन कितना हाई लेवल का हो जाएगा। मैं आंख बंद करके काटना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन कब होता है, जब हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है डिसइकोनॉमीज, मतलब बड़ी बड़ी फर्म में मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी आ जाती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाते हैं, है ना, ये ब्यूरोक्रेसी लिखा है, मतलब हायरार्की इतनी हो गई कि कम्युनिकेशन के लिए 10 बंदे लग रहे हैं हायरार्की में, तो वो एक्चुअल आउटपुट में तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे। फिर कोऑर्डिनेशन का फेलियर हो जाता है, बड़ी कंपनियों में कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन ईमेल पे होता है, इसीलिए ये सारी चीजें, तो डिस इकोनॉमीज उसको बोलते हैं। फिर लॉन्ग रन एसी शेप कैसा होता है, इकोनॉमीज, फ्लैट, मिनिमम, डिस इकोनॉमीज। अब मिनिमम एफिशिएंट स्केल MES तक हमको पहुंचना होता है, जो भी आपका पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं रियल इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोटिव की बात करें, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया देखें, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, आपको बहुत सारी टोयोटा की गाड़ी मिल जाएंगी, ठीक है। अब एक्सट्रीम इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसके पास, मतलब पूरा साउथ ईस्ट एशियन और इवन ईस्टर्न पार्ट टोयोटा ने कवर कर रखा है। अगर इंडिया की भी बात करें तो इनोवा जैसी गाड़ी इंडिया में बहुत चलती है, टैक्सी, कैब और इस सब में आपको इनोवा दिखेगी, फॉर्च्यूनर भी दिखेगी, और भी टोयोटा की गाड़ी, तो बेनिफिट है उनके पास लार्ज प्रोडक्शन का, इसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हॉस्पिटल और एजुकेशन क्या है, डिस इकोनॉमीज है, इसमें बामोल का इफेक्ट लग जाता है। मैंने एक पूरे वीडियो में इसको कवर किया है, आप उसको देख लेना, अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम मांगेगा। एग्जाम टिप क्या है कि MES डिटरमाइंस मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब मिनिमम एफिशिएंट स्केल क्या डिटरमाइन करता है, मार्केट स्ट्रक्चर को, कि वो मोनोपोली है, ओलिगोपोली है या कॉम्पिटिटिव है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हुए समझना है। कॉप डगलस की बात करते हैं, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, ये मोस्ट पावरफुल प्रोडक्शन फंक्शन है और MA एंट्रेंस का ये फेवरेट टॉपिक है। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है, ए क्या है, पैरामीटर है, ठीक है, एल क्या है, लेबर है, के इज कैपिटल, और ये जो अल्फा और बीटा आपको दिख रहे हैं वो आउटपुट इलास्टिसिटी है, किसकी, इनपुट्स की, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब रिटर्न्स टू स्केल, जब ये बड़ा दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे तो इंक्रीजिंग होगा, बराबर होगा तो कांस्टेंट होगा, और डिक्रीजिंग होगा। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब सिंपल है कि जितना इनपुट और आउटपुट का रेशियो रहता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इलास्टिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इलास्टिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसकी प्राइसिंग सेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, नेसेसिटी है, तो उसकी प्राइसेस इन इलास्टिक रहती है, प्राइस कितनी भी हो जाए कंज्यूमर उसको खरीदेगा ही। ऑन द सेम लाइंस इलास्टिसिटी प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत मैटर करती है। तो इलास्टिसिटी टेल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इनपुट, ठीक है। तो लेबर या कैपिटल ऊपर नीचे करने से इलास्टिसिटी कैसे चेंज हो रही है। सम टेल्स स्केल बिहेवियर, ठीक है, तो इसमें ये चीज भी बताता है कि किस हिसाब से स्केलिंग है। कॉमन एंट्रेंस ट्रिक, पीपल मेमोराइज बट फॉरगेट, अल्फा प्लस बीटा इज द की। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो ये अपना हो गया एफिशिएंसी पैरामीटर, देन लेबर, देन कैपिटल, अल्फा प्लस बीटा 0.6 0.6 1.2, ठीक है। अब आइसोक्वांट्स और आइसोकॉस्ट की बात कर लेते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोक्वांट्स और आइसोकॉस्ट इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जैसे ही है, कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर की तरफ से है, ठीक है। तो ये ग्राफ स्कोरिंग ट्रिक है, बहुत ज्यादा काम आती है। अब जो प्रोड्यूसर की चॉइस है वो क्या है, टेंजेंसी ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट,
तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से रिलेटेड है। आइसोकॉन्ट्स में क्या क्या आता है? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लेक्चर है, इसमें ये जो बोर्ड है वो कैपिटल है, मैं लेबर हूं। अब ये कह रहा है कि ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट, मतलब सेम क्वालिटी का लेक्चर अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं या फिर मेरे अलावा कोई और पढ़ाए, मतलब लेबर में भी चेंज, कैपिटल में भी चेंज, तो ऐसे जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जब तक लेक्चर की क्वालिटी बराबर रहती है, मतलब आउटपुट सेम रहता है। ठीक है, तो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो मुझे लिखनी पड़ेगी। तो ये जो वीडियो है कम टाइम का है, आप जल्दी समझ सकोगे, उसको हो सकता है 2 गुना 3 गुना ज्यादा टाइम लग जाए, तो ये सेम आउटपुट नहीं कहलाएगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन जब तक रखने हैं जब तक सेम आउटपुट आए। डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, आपको पता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है ना, हायर द आइसोकॉन्ट हायर द आउटपुट, इनडिफरेंस कर्व जैसी ही प्रॉपर्टीज है। अब आइसोकॉस्ट का नीचे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू WL प्लस RK, तो वेज हो गया लेबर के लिए और रेंट रेट हो गया कैपिटल में। अब इसकी टेंजेंसी कंडीशन क्या है, कैसे ये टेंजेंट होगा, तो MRTS एंड MPL डिवाइड बाय MPK, और ये वेजेस और ये रेंटल रेट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल को बोरो करने का रेट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेशियो मस्ट इक्वल इनपुट प्राइस रेशियो। तो अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया तो आपको मार्क्स क्विकली मिल जाएंगे। अब यहां से डुअलिटी की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डुअलिटी क्या है कि कॉस्ट भी कम करनी है प्रोड्यूसर को और आउटपुट भी मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो। सो ये टू साइड्स ऑफ सेम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स है ही पूरी इसी ऑप्टिमाइजेशन पे टिकी हुई। तो कॉस्ट को जितना हो सके कम करना है और आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉब्लम ए क्या है, मिनिमाइज कॉस्ट। आउटपुट क्या है, क्यू दिया हुआ है, एल और के है, ये हो गया फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अब यहां से डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बोथ यील्ड द सेम ऑप्टिमल एल एंड के बंडल। मैथमेटिकल टेक्निक में लैग्रांज मल्टीप्लायर है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, और MRTS इज इक्वल्स टू W अपॉन R है। ये मैथमेटिकल टेक्निक है। एमए एंट्रेंस में क्या पूछा जाता है, राइट लैग्रेंजियन, FOC है ना, और derive conditions. So you don't need to solve it fully unless they are asking. But in Indian Economic Service exam, if you are watching this lecture, this can be asked to explain. ठीक है, अब डेरिवेशन आपको जानना जरूरी है। डेरिवेशन यू मस्ट नो, दे न्यूमेरिकल हैक्स है इसका। DSE और IGI-DR में ये थीम बार बार रिपीट होती है। कॉस्ट इलास्टिसिटी का अगर आप फॉर्मूला देंगे तो MC डिवाइडेड बाय AC होता है। अब इसमें अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो डिसइकोनॉमीज हो रही है। डिसइकोनॉमीज मैंने आपको समझाया था, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, कम्युनिकेशन इनएफिशिएंसी, और ये लेस देन 1 है तो इकोनॉमीज है, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे। मार्जिनल प्रोडक्ट का ये है एवरेज प्रोडक्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कॉप डगलस, और मैक्रो इकोनॉमिक की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो इनसाइट्स है वो क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू शेयर्स इन कॉप डगलस, और लेबर शेयर इज अल्फा कैपिटल शेयर इज इक्वल्स टू बीटा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन इससे आएगा इस टाइप की चीजें पूछी जाएंगी तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब स्कोरिंग की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप स्कोर कर सकते हो, कैसे टॉपर्स बन सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। सबसे पहले कॉस्ट कर्व्स की क्लीन एक शीट आपके नोट्स होने चाहिए जिसमें कॉस्ट कर्व्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर आपको लेबल करना है आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट को और उनकी टेंडेंसी कहाँ वो मिल रहे हैं। तो ये हो गई आपकी आइसोकॉस्ट लाइन, और उसके साथ आपको आइसोकॉन्ट को करना है। स्टेट रिटर्न्स टू स्केल यूजिंग अल्फा प्लस बीटा। तो लॉन्ग रन में ऐसा बोला जाता है कि रिटर्न्स टू स्केल आपका कांस्टेंट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, MES का इम्प्लीकेशन भी हो गया। क्या अवॉइड करना है, थ्योरी नहीं लिखनी है। तो थ्योरी जो है ना वो पैराग्राफ के नोट्स में अगर आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, स्किपिंग ग्राफ लेबल, आपने ग्राफ बनाया पर यहाँ लेबलिंग नहीं की, वो भी आपको प्रॉब्लम जाएगी। या लेबलिंग में सिंपल इनका भी होता है, जैसे इंडिफरेंस कर्व है तो IC लिखना जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस में भी और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो वो समझ में आना चाहिए। अब कंफ्यूजिंग आइसोकॉन्ट विथ इंडिफरेंस कर्व, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी सेम है बट इसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। इंडिफरेंस कर्व कंजम्पशन का हायर जाता है, वैसे आइसोकॉन्ट प्रोडक्शन में हायर जाता है। ठीक है, और फिर इक्विलिब्रियम की टर्मिनोलॉजी को यूज करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज समझने की क्या है कि प्रोड्यूसर थ्योरी
unifies production technology, input prices, and firm level optimization. This will shape industrial cost structure and market equilibrium. ठीक है, अगर आप एम एंट्रेंस के लिए सीरियस है और यहाँ तक आप आए हैं इस वीडियो में, तो आपके लिए 3 आवर्स की फ्री वर्कशॉप है। A to Z चीज़ें उसमें बताई गई हैं, कैसे एग्जाम क्लियर करना है, कौन से कॉलेजेस आपके लिए अच्छे हैं, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिस्ट ऑफ कॉलेज, एडमिशन प्रोसेस, एवरीथिंग इज देयर फॉर MA एंट्रेंस इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सपोर्ट नंबर पे इसके सारे फॉर्मूले मैं आपको दे दूंगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। मतलब 10 यूनिट्स होती हैं इकोनॉमिक्स में, जनरली कंसीडर करें माइक्रो से लेके सारे सब्जेक्ट, उनकी फॉर्मूला शीट मैंने कंपाइलेशन बनाए हुए हैं, सारे फॉर्मूलाज एक जगह, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपकी फॉर्मूला शीट का जो मेहनत है अलग अलग जगह से ढूंढ के एक जगह लिखने की, वो बच जाएगी। तो नीचे सपोर्ट नंबर है 7880 करके, आप उसमें मैसेज करेंगे, आपको मैं फॉर्मूला शीट दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अप्रोच कैसे रखना है। ऑल द वीडियो की लिमिटेशन थी, टाइम कम रहता है, तो हम उसको उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर हमारी लाइव क्लासेस में इसको एक एक इक्वेशन, एक एक वेरिएबल को डिफाइन करके पढ़ाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।